नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ लो पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। दोस्तों, ये आपका चैप्टर बोर्ड और सीयूटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और ये टोटली हिंदी मीडियम में होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। और इसमें आपको पूरे कलरफुल इमेजेस मिलेंगी, जो सारे एनसीईआरटी के कार्टून हैं इंपॉर्टेंट वो मिलेंगे आपको। इसमें मैप भी मिलेगा और जितने भी बॉक्सेस दिए गए रहते हैं साइड में, उनकी पूरी डाटा, उनकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। दोस्तों, इस अंतर्राष्ट्रीय संबंध नामक चैप्टर को चालू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन नामक चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। दोस्तों, इस चैप्टर में हमें पढ़ेंगे कि जो यूएसएसआर था उसके विघटन के बाद जो अलग अलग संगठन थे वो कैसे काम कर रहे थे, और जो यूएसएसआर विघटन हुआ तो उसके बाद जो विश्व का निर्माण हुआ उसमें ये जो संगठन थे वो कैसी भूमिका निभा रहे थे, और यह संगठन यूएसए को कैसे क्या कर रहा है, यूएसए का कैसे सामना कर रहा है, यूएसए मतलब अमेरिका का कैसे सामना कर रहा है, और इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में भारत की भूमिका क्या है और उसके निर्माण में भारत का योगदान क्या है। दोस्तों, इसी सबको हम पढ़ने वाले हैं और इसमें हम विभिन्न प्रकार के संगठनों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि यूएन, आईएमएफ, डब्ल्यूएचओ और अन्य प्रकार के संगठनों के बारे में। दोस्तों, बिना समय व्यर्थ करते हुए चलिए अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन वो संगठन होते हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें एक से अधिक देशों की क्या होती है, भागीदारी होती है। जैसे हम अपने संगठन बनाते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, वैसे ही देश भी क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से मिलकर क्या करते हैं, संगठन बनाते हैं। उन्हें बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। थोड़ा इनके बारे में हम जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपने उद्देश्य में व्यापक होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादों के समाधान तथा शांति व सुरक्षा स्थापित करने में व विभिन्न देशों के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं वो क्या करते हैं, जो अलग अलग देश होते हैं जब उनमें विवाद होता है तो उसका विवाद का समाधान करने में वो क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शांति स्थापित करने में और सुरक्षा स्थापित करने में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ये अलग अलग देशों के बीच सौहार्दपूर्ण क्या करते हैं, वातावरण बनाते हैं। यानी कि एक वातावरण बनाते हैं जिसमें एक देश दूसरे देश से क्या कर सके, आसानी के संपर्क स्थापित कर सके। अंतर्राष्ट्रीय संगठन कोई शक्तिशाली राज्य नहीं होता जिसकी अपने सदस्यों पर ध्वस्त चले। यानी इसका कहने का मतलब यह है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसा कोई एक मजबूत सा राज्य नहीं है जो क्या करे, अपने सदस्यों पर अपना ध्वस्त चलाए, अपना रौब चलाए। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो होता है वो मतलब आपसी सहमति से चलता है। उसमें एक देश दूसरे देश का क्या करता है, सम्मान करता है, और उसमें जो देश होते हैं वो एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए आपसी सहमति के साथ क्या करते हैं, संगठन को चलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण विभिन्न राज्य ही करते हैं और यह उनके मामलों के लिए जिम्मेदार होता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन होता है उसका क्या करते हैं, विभिन्न राज्य क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। यानी कि जब विभिन्न राज्य एक होकर क्या करते हैं, संगठन बनाते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन बोलते हैं। और यह उनके मामलों के लिए क्या होता है, जिम्मेदार भी होता है। जब राज्यों में इस बात की सहमति होती है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाना चाहिए, तभी ऐसे संगठन कायम होते हैं। जब राज्य आपस में सहमति स्थापित करते हैं कि ऐसे कोई संगठन बनना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो, तभी क्या होते हैं, ऐसे संगठन बनते हैं। इस एक बार इनका निर्माण हो जाए तो ये समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान में सदस्य देशों की मदद करते हैं। यानी कि जब इनका निर्माण हो जाता है तो शांतिपूर्ण तरीके से सदस्य देशों की क्या करते हैं, जो समस्याएं होती हैं उसका समाधान करने में मदद करते हैं। ऐसे एक संगठन है जिसको हम जानते हैं यूनाइटेड नेशन के नाम से जानते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र बोलते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये क्या है, संयुक्त राष्ट्र का ये लोगो है। लोगो को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतीक चिन्ह। यानी कि जो आपको दिखाया गया है नीले कलर का, ये क्या है, संयुक्त राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह है। इसमें दुनिया का नक्शा बनाया गया है। आप देख सकते हैं चारों तरफ क्या है, दुनिया का नक्शा ये बनाया गया है। और इसके चारों ओर जैतून की पत्तियां हैं। यानी कि जो आप देख सकते हैं जैतून की पत्तियां साइड साइड में ऐसे लगी हुई हैं, ये सब क्या है, ये जैतून की पत्तियां हैं। और ये किसका संदेश देती हैं, ये पत्तियां विश्व शांति का संकेत देती हैं। यानी कि जैतून की पत्तियां क्या करती हैं, विश्व शांति को दर्शाती हैं। यूरोप में जैतून के पेड़ ज्यादा होते भी हैं, इसलिए इसमें क्या है, जैतून की पत्तियां विश्व शांति को प्रदर्शित करती हैं। समझ गए दोस्तों। चलिए अब हम जान लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है इसकी हमें जरूरत ही क्यों पड़ती है, यानी हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए। देखिए, अमूमन यूएन कहे जाने वाले इस संगठन को विश्व के बहुत से लोग एक अनिवार्य संगठन मानते हैं। यानी कि जो जिसको हमने अभी जाना, संयुक्त राष्ट्र जिसे बोलते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, यूएन कहते हैं। जो यूएन होता है, कुछ लोग इसको क्या करते हैं, बहुत ही आदर्श संगठन मानते हैं, जो मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जो यूएन है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, वो विश्व शांति के लिए काम करता है, वो देशों को एक दूसरों के साथ वार्तालाप करने में क्या करता है, समर्थ बनाता है। इसलिए कुछ लोग इसे एक अनिवार्य संगठन मानते हैं कि ये क्या करेगा, शांति स्थापित करेगा समाज में और एक दूसरे देशों की सहायता करेगा। ठीक।
यह संगठन शांति और प्रगति की, मानवता की आशा का प्रतीक है। या लोग इसको क्या मानते हैं, शांति और प्रगति की क्या मानते हैं, प्रतीक मानते हैं अंतरराष्ट्रीय संगठन में। किसको, संयुक्त राष्ट्र संघ को। ठीक, आइए दो विशेषज्ञों के विचार पढ़ें जो संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य से भलीभांति परिचित हैं। यानी कि दो लोगों को ऐसे कार्य के बारे में पढ़ते हैं जो क्या करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संगठन में कार्य कर चुके हैं। ठीक, पहले लोग के बारे में पढ़ते हैं जिनका नाम है डेग हैमरशोल्ड। ठीक, ये जो डे हैमरशोल्ड है, आप इनकी पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं, ये है डे हैमरशोल्ड। ये क्या थे, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव थे। ठीक, यानी कि जो सेकंड जनरल सेक्रेटरी थे संयुक्त राष्ट्र संघ के, वो क्या थे, डे हैमरशोल्ड। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के जो कार्य थे उसके बारे में कुछ लिखा है, हम पढ़ लेते हैं। देखिए, इनका कहना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। अब देखिए, एक लोग ऐसे और हैं जिनका नाम है शशि थरूर। इनको तो आप जानते होंगे, भारतीय नेता है, कांग्रेस पार्टी से इनका संबंध है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ में सार्वजनिक सूचना और संचार के पूर्व अवर सचिव रह चुके हैं। ठीक, यानी कि ये पहले यूएन में काम करते थे। अब इन्होंने क्या कहा है यूएन के बारे में, देखिए, बतैकी की चौपाल, ठीक कहा आपने, संयुक्त राष्ट्र संघ में खूब बैठकें होती हैं, दनादन भाषण होते हैं, खासकर आम सभा के वार्षिक सत्र में। लेकिन जैसा कि चर्चिल कहते थे, हथियार लड़ाने से बढ़िया है कि जुबान लड़ाई जाए। क्या यह बात बेहतर नहीं है कि एक ऐसी जगह भी हो जहां दुनिया के सारे देश इकट्ठे हों और कभी कभी अपनी अपनी बातों से एक दूसरे का सर खाएं, बनस्पति लड़ाइयों के मैदान में एक दूसरे का सर कलम करने से। ठीक, इनका मतलब कहना यह है कि आप सही लोग जो सोचते हैं संयुक्त राष्ट्र संगठन के बारे में, मतलब शशि थरूर ये कहते हैं कि जो लोग सोचते हैं संयुक्त राष्ट्र संगठन के बारे में कि उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, दनादन भाषण होते हैं, तो इनका कहने का मतलब ये है, तो क्या आप ये सही नहीं समझते कि जो मतलब हम सब लड़ाइयों की जगह क्या करें, आपस में बहस करें। जैसा कि चर्चिल भी कहते थे कि हमें क्या करना चाहिए, लड़ाइयों की जगह क्या करना चाहिए, एक ऐसे मंच पे क्या करना चाहिए, बहस स्थापित करनी चाहिए, जिससे क्या हो, हमारे आदमी क्या हो, यानी कि जंग में सेनाएं ना मारी जाए। ठीक, अब आगे जो हमने ये दो उदाहरण पढ़े, इससे ये पता चल जाता है कि जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है वो हर मर्ज की दवा नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण जरूर है। यानी कि हर बीमारी का इलाज नहीं किया जा सकता अंतरराष्ट्रीय संगठनों से, लेकिन क्या है, वो महत्वपूर्ण क्या है, जरूर है। और विश्व शांति और विश्व सहयोग के लिए क्या है, महत्वपूर्ण जरूर है। अब ये संगठन महत्वपूर्ण क्यों है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों है, अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए, जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है क्या करते हैं, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान कराने में क्या करते हैं, एक दूसरे देशों की मदद करते हैं। यानी कि अंतरराष्ट्रीय संगठन विवादों का शांतिपूर्ण समाधान कराते हैं, युद्ध को क्या होता है, ये सब टालने का प्रयास करते हैं, और ये युद्ध के रोकथाम में भी सहायक होते हैं। यानी कि जब एक दूसरे देशों में क्या होता है, युद्ध होता रहता है, तो उसके रोकने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। आप देखे होंगे ना, जब एक दूसरे में घमासान युद्ध छिड़ जाएगा तो उसमें अंतरराष्ट्रीय संगठनों के हस्तक्षेप से होता है, उसमें युद्ध विराम की घोषणा होती है, या वो ऐसा कुछ निष्कर्ष निकालता है जिससे क्या होता है, युद्ध ठहर जाता है। और दूसरा, ये विश्व विकास के आर्थिक विकास में सहायक होते हैं, यानी कि विश्व के आर्थिक विकास में सहायक होते हैं। आप देखेंगे अंतरराष्ट्रीय संगठन एक दूसरे देशों को क्या करता है, सहायता प्रदान करता है आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से। उससे क्या होता है, विश्व का आर्थिक विकास होता है। प्राकृतिक आपदा महामारियों से निपटने में सब क्या होते हैं, सहायक होते हैं। यानी कि जो ऐसे संगठन होते हैं, अंतरराष्ट्रीय संगठन, ये सब क्या करते हैं, विश्व जब प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में आ जाता है या महामारियों की चपेट में आ जाता है, तो क्या करते हैं, वो विश्व को इस आपदाओं से निपटने में से क्या करते हैं, सहायता करते हैं। आप सब देखे होंगे ना, बहुत सारे ऐसे अंतरराष्ट्रीय संगठन है, क्या करते हैं, जो हमारे देश में अगर कोई भी समस्या खड़ी होती है प्राकृतिक या मानव निर्मित, तो उसमें क्या करते हैं, वो सब आके सहायता करते हैं। ठीक, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को भी क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। यानी कि एक दूसरे से देशों में क्या करते हैं, सहयोग को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम जान लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास कैसे हुआ। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, जिसे हम यूनाइटेड नेशन बोलते हैं, उसका विकास कैसे हुआ। देखिए, पहले विश्व युद्ध ने दुनिया को इस बात के लिए जगाया कि झगड़ों के निपटारे के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाने का प्रयास जरूर किया जाना चाहिए। यानी कि जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो उससे ये बात पता चल गई लोगों को कि अगर ऐसे ही झगड़े होते रहे तो क्या होगा, हम सब एक दिन बहुत पीछे हो जाएंगे और हम सब ऐसे ही आपस में लड़ते रहेंगे, और जिससे कोई हम देशों का फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए, हमें एक अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप लीग ऑफ नेशन का जन्म हुआ। यानी कि इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, लीग ऑफ नेशन का जन्म हुआ। इसका जन्म कब हुआ था, यानी कि इसका गठन कब हुआ था, 1919 में। यानी कि 1919 में क्या बना था, लीग ऑफ नेशन बना था। आप यहाँ पर देख सकते हैं लीग ऑफ नेशन का क्या है, ये देख सकते हैं आप, लोगो हो यहाँ पर लीग ऑफ नेशन का, और नीचे तो आपको बता ही दिया हूँ, ये यूनाइटेड नेशन का लोगो है। ठीक,
शुरुआती सफलताओं के बावजूद यह संगठन दूसरे विश्व युद्ध को ना रोक सका। यानी कि यह जो लीग ऑफ नेशन था, इसका गठन 1919 में हुआ, लेकिन इसने कुछ शुरुआती सफलताएं तो शुरू में हासिल की, लेकिन ये क्या किया, दूसरे विश्व युद्ध को रोक नहीं पाया। यानी कि जो दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था, उसे क्या किया, संगठन रोक नहीं पाया। कौन सा संगठन? लीग ऑफ नेशन। तो इससे क्या हुआ, जब इसके परिणाम स्वरूप एक नए संगठन को क्या बना हुआ, बनने की जरूरत आन पड़ी। ठीक, लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना हुई। यानी कि जब लीग ऑफ नेशन क्या हो गया, असफल हो गया, तो इसके उत्तराधिकारी के रूप में किसकी स्थापना हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की, जिसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में यूएन बोलते हैं। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद सन 1945 में इसे स्थापित किया गया। यानी कि जब 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो इसे क्या किया गया, उसके समाप्ति के बाद तुरंत क्या किया गया, स्थापित किया गया। यानी कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। इसे आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर दस्तखत करने के साथ इस संगठन की स्थापना हो गई। यानी कि जब इसका स्थापना हुई, तो उसके जो दस्तावेज थे, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र का, उस पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? 51 देशों ने क्या किए? हस्ताक्षर किए। ठीक, स्थापना के समय संयुक्त राष्ट्र संघ में 51 सदस्य थे। भारत भी इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल था। यानी कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, तो इसमें कितने सदस्य थे? 51 सदस्य थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि भारत भी क्या था, इस संस्थापक सदस्यों में क्या था, शामिल था। आप जानते हैं कि 1945 में हमें आज़ादी नहीं मिली थी, लेकिन तब भी हम क्या किए थे, ऐसे संगठनों के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। तो आप इसे याद मतलब नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन के निर्माण में भारत भी क्या था, शामिल था। देखिए, दो विश्व युद्ध के बीच लीग ऑफ नेशन जो नहीं कर पाया था, उसे कर दिखाने की कोशिश संयुक्त राष्ट्र ने की। यानी कि जो लीग ऑफ नेशन था, जो चीज करने में असफल था, उसे करने की कोशिश किसने की? संयुक्त राष्ट्र संघ ने की। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसका उद्देश्य यह है कि जो देश है, उनके बीच में क्या हो, झगड़े ना हो। यानी कि अंतरराष्ट्रीय झगड़ों को क्या करे, रोके, और जो अंतरराष्ट्रीय देश हैं, उनके बीच क्या करे, सहयोग को क्या करे, बढ़ावा दे। सहयोग मतलब बातचीत को बढ़ावा दे। ठीक, चूंकि झगड़े अक्सर सामाजिक आर्थिक विकास की कमी से होते हैं, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य देशों को साथ लाकर विकास की संभावनाओं को बढ़ावा देना है। यानी कि जब हम जानते हैं ना कि जब झगड़े होते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई आर्थिक, कोई ना कोई सामाजिक कारण होता है। ठीक, तो इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करता है कि ये इस संभावनाओं को खत्म ही करना चाहता है। यानी कि जो देश हैं, उनके बीच में क्या हो जाए, अगर आर्थिक विकास हो जाए, यानी कि दो देश एक समान स्तर के हो जाएं आर्थिक और सामाजिक रूप से, तो क्या होगा, उनके बीच युद्ध नहीं होगा। तो इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करता है, देशों को क्या करता है, उनके विकास के लिए बहुत सारी राशियां प्रदान करता है, और उनके विकास में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्र संघ जो है, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, का उद्देश्य देशों के साथ लाकर विकास की संभावनाएं बढ़ाना है। यानी कि देश जब एक दूसरे के साथ आएंगे, तो क्या होगा, उनका विकास क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, और 2011 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 थी। यानी जो 2011 था, अगर उसमें हम देखें, संयुक्त राष्ट्र देश तब कितने थे, 100, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश कितने थे, 193 थे। यानी कि 2011 में 193 देश जो थे, इसके भागीदारी देश थे, किसके, संयुक्त राष्ट्र संघ के। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली का एक फोटो मैंने लगा रखा है। ठीक, और इसमें क्या है, इसमें लगभग सभी स्वतंत्र देश शामिल थे। यानी कि जितने भी स्वतंत्र देश थे सन 2011 तक, उसमें क्या थे, शामिल थे। कितने स्वतंत्र देश थे, 193 सन 2011 में, और 193 देश क्या थे, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य थे। ठीक, संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में हर एक सदस्य को एक वोट हासिल है। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसकी जो आम सभा है, उसमें जितने भी सदस्य हैं, सबको क्या है, एक वोट हासिल है। यानी कि जितने भी सदस्य हैं, उनको एक वोट करने का क्या है, अधिकार है। इसकी सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं। ठीक, यानी कि जो इसकी सुरक्षा परिषद है संयुक्त राष्ट्र संघ की, उसमें 5 स्थायी सदस्य हैं। ठीक, इनके नाम कौन कौन से हैं, इनके नाम हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। यानी कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल बोलते हैं इंग्लिश में, उसमें कितने सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं। उन देशों के नाम हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ठीक, दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद के समय में ये देश बहुत ज्यादा ताकतवर थे और इस महायुद्ध के विजेता भी रहे, इसीलिए इन्हें अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। यानी कि जब हम देखते हैं, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, जो 5 देश थे, यानी कि
अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ये सब क्या थे, दूसरे विश्व युद्ध के विजेता थे। और जब उसी के बाद दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था हम जानते हैं, यूएन की स्थापना हुई थी। तो ये सब जब विजेता थे और एक सबसे ज्यादा मतलब उसमें जो जितने भी दुनिया में देश थे उसमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली यही 5 देश थे। तो इन्हीं 5 देशों को क्या किया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य बना दिया गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक दिखने वाला सार्वजनिक चेहरा और उसका प्रधान प्रतिनिधि महासचिव होता है। यानी कि जब हम संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जो मतलब सार्वजनिक चेहरा के रूप में दिखाई देता है उसका क्या होता है, प्रधान प्रतिनिधि होता है, जो उसका क्या होता है, महासचिव होता है। ठीक, वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटरेस हैं। यानी कि जो वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र सभा के महासचिव हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जनरल सेक्रेटरी इंग्लिश में बोलते हैं, कौन है, एंटोनियो गुटरेस हैं। आप सब यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने उनके यहाँ पर फोटो भी लगा रखी है साइड में। ठीक, ये है एंटोनियो गुटरेस। ठीक, अब देख लीजिए ये। ठीक, अब देखिए इन्होंने महासचिव का पद 1 जनवरी 2017 को क्या किया, संभाला। यानी कि जो एंटोनियो गुटरेस हैं क्या हुए, ये 1 जनवरी 2017 को क्या हुए थे, यूएन के महासचिव बने थे। इससे पहले 1995 से 2000 तक पुर्तगाल के क्या थे, प्रधानमंत्री थे। यानी कि पुर्तगाल के पीएम भी रह चुके हैं। ठीक, कब से कब तक, 1995 से 2000 तक। और 2005 से 2015 तक ये यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज रहे हैं। यानी कि 2015 से 2005 से 2015 तक ये यूनाइटेड नेशन के हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज भी रह चुके हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसकी कई शाखाएं और एजेंसियां हैं। यानी कि देश में विकास और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग देशों में उसकी क्या है, कई शाखाएं और एजेंसियां हैं। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, मैंने उन्हीं शाखाओं और एजेंसियों के क्या किए, यहाँ पर प्रतीक चिन्ह लगा रखे हैं। नीचे आप देखिए जितने भी हैं, WHO, ILO, IMO, UPO, ठीक, वर्ल्ड बैंक, ठीक, ये सब क्या है, ये सब संयुक्त राष्ट्र की क्या है, शाखाएं और एजेंसियां हैं। ये क्या करती हैं, एक दूसरे देशों में क्या करती हैं, सहयोग और विकास को बढ़ावा देती हैं। सदस्य देशों के बीच युद्ध और शांति तथा वैर विरोध पर आम सभा में भी चर्चा होती है और सुरक्षा परिषद में भी चर्चा होती है। ठीक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से निपटने के लिए कई एजेंसियां हैं। यानी कि जो देश के सामाजिक और आर्थिक मुद्दे होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि अलग अलग देशों को, उनसे निपटने के लिए बहुत सारी एजेंसियां हैं। ठीक, जिनमें विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है WHO, और संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं UNDP आदि शामिल हैं। यानी कि ये सब क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या है, एजेंसियां हैं। ठीक, जिसके आपको फुल फॉर्म याद करने पड़ेंगे। जैसे WHO का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन बोलते हैं। और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम को हिंदी में क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम, इसका शॉर्ट फॉर्म है UNDP। इन सबको आप याद कर लीजिएगा। आगे हम इन्हीं एजेंसियों के बारे में चर्चा करेंगे, तो आप कृपया इन सबके स्थापना वर्षों को जरूर याद करिएगा। और इन सबके स्थापना वर्ष में इन सबके साथ कितने देश शामिल थे, आप उसको भी याद करिएगा। ठीक, चलिए ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण एजेंसियों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए, जो पहली महत्वपूर्ण संस्था है यानी कि एजेंसी है, उसका नाम है IMF, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसका आप प्रतीक चिन्ह देख सकते हैं, हमने यहाँ पर लगा रखा है। IMF का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो इसका प्रतीक चिन्ह है। प्रतीक चिन्ह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लोगो। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं इसका क्या कार्य है। देखिए, यह संगठन वैश्विक स्तर की वित्त व्यवस्था की देख रेख करता है। यानी कि ये वर्ल्ड लेवल की करता है, विश्व जो वित्तीय व्यवस्था है उसकी देख रेख करता है, और मांगे जाने पर वित्तीय और तकनीकी सहायता मुहैया कराता है। यानी कि अगर कोई इससे देश क्या करता है, वित्तीय सहायता या तकनीकी सहायता मांगता है, तो इसको क्या करता है, ऐसी सहायताओं को प्रदान करता है। ठीक, देखिए 19 फरवरी 1924 की स्थिति के अनुसार इसके कितने सदस्य देश हैं, 190 देश हैं। यानी कि इसके कितने सहभागी देश हैं या कि सदस्य देश हैं, 190। स्थिति कब की है, 19 फरवरी 2024 की स्थिति है। लेकिन हर देश की सदस्य की राय का वजन बराबर नहीं होता है। यानी कि जो 190 देश हैं, इनकी राय जो होती है संयुक्त राष्ट्र संगठन में, उनका वजन बराबर नहीं होता है। क्यों, क्योंकि IMF में जो ज्यादा मतलब डेवलप नेशन है, जो ज्यादा धनवान राज्य स्टेट हैं या कंट्रीज हैं, उनका वजन क्या रहता है, उनकी बात का वजन ज्यादा रहता है। जैसे समूह 7 के सदस्य, जिसमें अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन और इटली और कनाडा शामिल है, के पास 41% मत है, 41.29% मत है। आप यहाँ देख सकते हैं जो 7 धनवान देश हैं, जिन्हें हम एक शॉर्ट रूम में क्या जानते हैं,
समूह 7 के सदस्य देश मानते हैं, जिसमें अमेरिका शामिल है, जापान शामिल है, फ्रांस शामिल है, इटली शामिल है, ब्रिटेन शामिल है और कनाडा है। इनके इनके ही पास सिर्फ क्या है, जो वोट का अधिकार है उसमें से कितना हासिल है, 41.29%, यानी कि आप देख सकते हैं कि कितना इन सब के पास वोटों का प्रतिशत है। ठीक वहीं पर अगर हम अन्य देशों को देखेंगे, जैसे कि अन्य अग्रणी देशों में चीन, जिसके पास कितना प्रतिशत मतदान है, 6.09%, और भारत के पास 2.64%। आप भारत का जरूर याद कर लीजिएगा कि भारत का राय का वजन कितना है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में। ठीक, इसको आप जरूर याद करिएगा, कितना है, 2.64%। ठीक, रूस का वजन कितना है, 2.59%। ठीक, वैसे ही ब्राजील है, यहाँ पर मैंने ब्राजील कर दिया, समझ जाना है ब्राजील लिखा है, ब्राजील का 2.22% और सऊदी अरेबिया का 2.02%। अकेले अमेरिका के पास ही 16% मतदान अधिकार है, यानी कि अमेरिका के पास कितना मतदान अधिकार है, 16.92%। तो इससे आप जान सकते हैं कि क्या है, हर एक देश की जो ओजन है, इसमें राय का ओजन है वो क्या है, बराबर नहीं है, यानी कि मत अधिकार जो है, मताधिकार के जो प्रतिशत हैं अलग अलग देशों के पास अलग अलग हैं। अमीर देशों के पास ज्यादा है और जो गरीब या विकासशील देश हैं उनके पास अपेक्षित रूप से कम है। ठीक, दूसरा एक महत्वपूर्ण संगठन यानी कि एजेंसी है, उसका क्या नाम है, विश्व बैंक, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। ठीक, अब इसकी स्थापना कब हुई थी, हम इसको जान लेते हैं। देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सन 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी, यानी कि जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था उसी के बीच में कब, सन 1944 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। आप इस सबको नोट कर लीजिए कि इसकी कब स्थापना हुई थी। ठीक, इस बैंक की गतिविधियां प्रमुख रूप से विकासशील देशों से संबंधित हैं, यानी कि जो इस बैंक का मतलब कार्य क्षेत्र है वो किससे संबंधित है, विकासशील देशों से, यानी कि जो देश अभी क्या कर रहे हैं, अपने विकास की अवस्था में है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेवलपिंग नेशन, यानी कि इनका कार्य क्षेत्र किससे संबंधित है, विकासशील देशों से संबंधित है। ठीक, यह बैंक मानवीय विकास, कृषि और ग्रामीण विकास, पर्यावरण सुरक्षा, आधारभूत ढांचा और सुशासन के लिए काम करता है, यानी कि इसका कार्य क्या है कि मानवीय विकास हो, कृषि में विकास हो, ग्रामीण विकास हो और देशों में सुशासन की स्थापना हो, इसका यही कार्य है, किसका, वर्ल्ड बैंक का। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वर्ल्ड बैंक, और हिंदी में विश्व बैंक बोलते हैं। अपने सदस्य देशों को आसान ऋण और अनुदान देता है, यानी कि जो वर्ल्ड बैंक है, जो इसके सदस्य देश है उसको क्या करता है, आसानी से ऋण देता है, अनुदान देता है, मतलब ये कम लोन, जब लोन लेते हैं देश इससे तो उसको क्या करता है, बहुत कम ब्याज दर पे लोन देता है। और जो गरीब देश होते हैं ना, जब इसको लोन देता है ना, तो उनको अनुदान वापस करने की जरूरत भी नहीं रहती, यानी कि जो गरीब देश हैं बहुत ज्यादा, जैसे कि बुरुंडी उरुंडी हो गए और या चेक हो गया, इन सबको क्या होता है, जब ये मतलब अनुदान देता है तो उससे दोबारा उससे वापस पैसे नहीं लेता है, क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो वापस दे सके। ठीक, अब दूसरा व्यापार संगठन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, WTO। WTO क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको इंग्लिश में बोला जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ही हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं WTO। इसका मतलब है विश्व व्यापार संगठन। देखिए, यह संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है, यानी कि जो विश्व व्यापार संगठन है क्या करता है, विश्व में व्यापार कैसा होगा, यानी कि एक दूसरे के बीच में व्यापार कैसा होगा और उनके नियम क्या होंगे, उसको क्या करता है, ये तय करता है। कौन, WTO, जिसको विश्व व्यापार संगठन हम हिंदी में बोलते हैं। ठीक, यह इस संगठन की स्थापना सन 1995 में हुई थी, यानी कि जो संगठन है WTO, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। दोस्तों, यह संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में कार्य करता है। ठीक, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया था, यानी कि जो यह संगठन है किसका उत्तराधिकारी है, यानी कि इससे पहले भी एक संगठन था जो विश्व व्यापार के नियमों की देखभाल करता था, लेकिन वो असफल हो गया, तो उसके रूप में किसका जन्म हुआ, WTO का जन्म हुआ। तो उस संगठन का नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ का उत्तराधिकारी कौन है, WTO है। WTO का आप यहाँ पर लोगो देख सकते हैं, मैंने यहाँ साइड में उसका लोगो लगा दिया है। लोगो मतलब आप जानते हैं हिंदी में जिसको हम प्रतीक चिन्ह बोलते हैं। ठीक, इसके सदस्य देखो उसकी संख्या 164 है, यानी कि जो इसके सदस्य देश हैं जुलाई सन 2016 की स्थिति के अनुसार कितने हैं, 164 देश हैं, यानी कि इसमें टोटल 164 देश क्या हैं, शामिल हैं। हालांकि फैसले सभी की सहमति से होते हैं, फिर भी बड़ी आर्थिक शक्तियां जैसे अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान अपने हित में नियम बनवाने में सफल रहे हैं, यानी कि जो इसमें फैसले होते हैं सबकी सहमति से होते हैं, लेकिन जिसमें बड़ी बड़ी आर्थिक शक्तियां जैसे अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान, इन सबका क्या है, दबदबा है, वो सब क्या करते हैं, अपने हित में क्या करते हैं, इससे फैसले करवा लेते हैं। ठीक,
विकासशील देशों का मानना है कि संगठन की कार्यविधि पारदर्शी नहीं है और बड़ी ताकतें उन्हें पीछे ढकेलती हैं। यानी जो जो विकासशील देश हैं, डेवलपिंग नेशन है, उनका ये मानना है कि जो संगठन है इसकी जो कार्यविधि है, यानी कि जो इसके कार्य करने का तरीका है वो ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी नहीं है। और इसमें क्या होता है, जो बड़ी ताकतें होती हैं वो क्या करती हैं, विकासशील देशों को पीछे ढकेल देती हैं, क्योंकि वो ऐसी ऐसी व्यापार नीतियां तैयार करती हैं जिससे क्या होता है, विकासशील देशों के व्यापार में क्या होती है, हानि होती है और वो क्या होते हैं, आर्थिक रूप से पिछड़ जाते हैं। एक इसका मानना है, सब विकासशील देशों का मानना है। और इसी के साथ एक लास्ट महत्वपूर्ण संगठन है जिसको हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है IAEA। यानी कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का काम ये है कि ये जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है उनका उपयोग क्या किया जाए, शांतिपूर्ण तरीके से मानव विकास में किया जाए, ना कि मानवता का हनन करने के लिए किया जाए। ठीक, यानी कि जो जितने भी लोगों के पास परमाणु ऊर्जा है उसका हम यूज किस में करें, लाइट वाइट बनाने में करें, ज़्यादा इस चीज़ों में ना इस्तेमाल करें, जैसे कि बम सम बनाने में, परमाणु बम बनाने में। ठीक, इसीलिए क्या किया गया, इस संगठन का गठन किया गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक, जिसका शॉर्ट फॉर्म है IAEA। ठीक, इस संगठन की स्थापना 1957 में हुई, यानी कि 1957 में क्या हुआ, इस संगठन को स्थापित किया गया। यह संगठन परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्य में इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है। यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, यह संगठन क्या करता है, जो परमाणु ऊर्जा है, यानी कि जो परमाणु ऊर्जा है उसको क्या करता है, उसका शांतिपूर्ण उपयोग, यानी कि किसमें हम उसका इस्तेमाल करें, जैसे लाइट बनाने में हो गया या किसी और चीज़ों में, उसका हम प्रयोग सैन्य उद्देश्यों में ना करें, इसी के लिए क्या किया गया है, ये बनाया गया है, क्या, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। ठीक, संगठन के अधिकारी नियमित रूप से विश्व के परमाणविक सुविधाओं की जांच करते हैं। यानी कि जो विश्व के परमाणविक, यानी कि जो जैसे जैसे सेंटर है जहाँ पर हम सब क्या करते हैं, परमाणुओं का यूज करके वस्तुओं को बनाते हैं या उनका यूज करके हम बड़ी बड़ी चीज़ों का निर्माण करते हैं, महत्वपूर्ण चीज़ों का, उसके क्या करते हैं, इनके अधिकारी IAEA के क्या करते हैं, नियमित रूप से निगरानी करते हैं, ताकि नागरिक परमाणु संयंत्रों का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए ना हो सके, ताकि जो वहाँ पर बम वम ना बनाया जा सके और ऐसे प्रयोग हो जिससे क्या हो, मानवता के लिए सिर्फ उसका प्रयोग किया जा सके। ठीक, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है उसके बारे में हम जान लेते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर एमनेस्टी इंटरनेशनल का मैंने लोगो साइड में लगा रखा है, आप देखेंगे, ये देखिए, ये क्या है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का लोगो है। ठीक, देखिए, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है इसकी प्रकृति क्या है, ये स्वयंसेवी संगठन है, यानी कि एक इंटरनेशनल संगठन है लेकिन एक स्वयंसेवी संगठन है। यह पूरे विश्व में मानवाधिकार की रक्षा के लिए अभियान चलाता है, यानी कि पूरे विश्व में मानवाधिकार की क्या हो, रक्षा हो, मानवाधिकार का किसी भी देश में हनन न किया जाए, उसके लिए क्या करता है, ये अभियान चलाता है। ठीक, और ये क्या करता है, यह संगठन मानवाधिकार से जुड़ी रिपोर्ट तैयार करता है और प्रकाशित करता है, यानी कि हर एक देश में मानवाधिकार की स्थिति कैसी है उससे जुड़ी ये क्या करता है, रिपोर्ट तैयार करता है और उसको प्रकाशित करता है। ठीक, और इसी से मिलता जुलता एक संगठन है जिसका नाम है ह्यूमन राइट्स वॉच। ठीक, जिसको ह्यूमन राइट्स वॉच अंग्रेजी में भी बोलते हैं। अब उसके बारे में हम जान लेते हैं। यह भी क्या है, यह भी मानवाधिकार की वकालत और उनसे संबंधित अनुसंधान करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है, यानी कि यह भी मानवाधिकार की वकालत करता है और क्या करता है, मानवाधिकार के क्षेत्र में क्या करता है, अनुसंधान करता है, और यह भी एक स्वयंसेवी संगठन है। ठीक, और यह अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है, यानी कि जो ह्यूमन राइट वॉच है क्या है, अमेरिका का सबसे बड़ा क्या है, मानवाधिकार संगठन है। ठीक, अब देखिए, यह मीडिया का ध्यान मानवाधिकार उल्लंघन पर खींचता है और बारूदी सुरंगों, बाल सैनिकों व दंड न्यायालय जैसे मुद्दों पर अभियान चलाने में मदद करता है, यानी कि मीडिया का ध्यान दिलाता है कि आप क्या करिए, जहाँ जहाँ पर मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है वहाँ पर आप अपनी नज़र क्या करिए, रखिए, यानी कि मीडिया का ध्यान लगाएगा कि आप मानवाधिकार के जितने भी देशों में हनन हो रहा है उन पर आप अपना ध्यान खींचिए। और यह क्या करता है, जो बाल सैनिक है, यानी कि जो बाल सैनिक, यानी कि जो आप देखे होंगे ना, मिलिट्री में जो बच्चों को भर्ती किया जाता है उसके विरोध में भी क्या करता है, अभियान चलाता है, यानी कि बाल सैनिकों को मिलिट्री में ना भर्ती किया जाए उसके विरोध में क्या करता है, ये अभियान चलाता है। कौन, ह्यूमन राइट वॉच। ठीक, आप ये ध्यान रखिएगा, आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाएंगे एमनेस्टी इंटरनेशनल में और ह्यूमन राइट वॉच में। कभी कभी ये प्रश्न पूछता है कि मानवाधिकार से जुड़ी रिपोर्ट कौन तैयार करता है, तो इसे आप याद रखिएगा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या करता है, रिपोर्ट तैयार करता है, ह्यूमन राइट वॉच कोई रिपोर्ट नहीं तैयार करता है। बस ये क्या करता है, ये जो मीडिया है उसका ध्यान मानवाधिकार के उल्लंघन की तरफ खींचता है। ठीक दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं,
शीत युद्ध जो किसके किसके बीच में हुआ था, शीत युद्ध अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में हुआ था। ये कब चला था, जैसे कि आप सबको डेट मालूम ही होगी, ये 1947 से लेकर 1991 तक चला था। ये यानी कि दो दो महाशक्तियों के बीच 1947 से लेकर 1991 तक ये शीत युद्ध चला था। ठीक, इसमें क्या था, इन दोनों देशों के बीच एक संघर्ष था, लेकिन कभी ये दोनों सामने आकर वार नहीं किए, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, शीत युद्ध बोलते हैं। दोस्तों शीत युद्ध के बाद क्या हुआ, जो विश्व की स्थिति थी बदल गई। शीत युद्ध से पहले क्या था, दो महाशक्तियां थी, लेकिन शीत युद्ध के बाद सिर्फ विश्व में एक ही महाशक्ति बची, अमेरिका। तो उसका क्या हुआ, जितने भी संस्थान थे अंतरराष्ट्रीय, उस पर क्या हो गया, उसका वर्चस्व स्थापित हो गया, क्योंकि यूएसएसआर कमजोर पड़ गया और क्या हो गया, अमेरिका मजबूत हो गया। इसी की वजह से क्या हुआ, सारे अंतरराष्ट्रीय संगठन जो थे उससे प्रभावित हुए। अब उसका क्या प्रभाव पड़ा, चलिए हम इसको आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ पर, ठीक, संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने दो तरह के बुनियादी सुधारों का मसला है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में शीत युद्ध के बाद सुधार क्या मांग की जा रही है, उसमें क्या है, उसमें दो तरह के सुधारों की बात की जा रही है। एक तो यह है कि इस संगठन की बनावट और इसकी प्रक्रिया में सुधार किया जाए, यानी कि जो संगठन का स्ट्रक्चर है, इसमें जितने मेंबर हैं उनकी प्रक्रिया और उनके बनावट में क्या किया जाए, बदलाव किया जाए, यानी कि इसमें कुछ नए मेंबर को जोड़ा जाए और क्या वो किया जाए, जो सभी मेंबर हैं उनको क्या किया जाए, एक अच्छे बराबर प्रतिनिधित्व किया जाए। ठीक, और दूसरी बात इसमें ये उठ रही है, दूसरा सवाल, कि इस संगठन ने न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा की जाए, यानी कि जो संगठन है इसके जितने भी न्यायाधिकार में क्षेत्र आते हैं उसका क्या किया जाए, एक बार समीक्षा की जाए, यानी कि इसको किस किस चीज में कार्य करना चाहिए संयुक्त राष्ट्र संघ को, उस कार्य क्षेत्र के बारे में क्या की जाए, एक बार समीक्षा की जाए। ठीक, देखिए लगभग सभी देश सहमत हैं कि दोनों ही तरह के सुधार जरूरी है, यानी कि सब देश मानते हैं, दुनिया के जितने भी देश हैं, कि दोनों तरह के जो सुधार हैं संयुक्त राष्ट्र में करने की जरूरत है, कि उनकी प्रक्रिया में क्या किया जाए और बनावट में मतलब बदलाव किया जाए, उसके न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा की जाए, ये सभी देश चाहते हैं। लेकिन सभी देश को बीच क्या सहमति नहीं है इस बात पर कि इसके लिए दरअसल ठीक करना क्या है, यानी कि देश ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इसके संगठन में बदलाव, यानी इसकी बनावट में बदलाव करने के लिए और इसके न्यायाधिकार के क्षेत्र में आने वाले मुद्दों की समीक्षा करने के लिए हमें करना क्या चाहिए, ये सब देश क्या कर रहे हैं, इस पे आम सहमत नहीं बना पा रहे हैं, और कैसे करना है और कब करना है ये सब भी इन देशों को नहीं पता है। ठीक दोस्तों, और इसकी जो बनावट और प्रक्रिया में सुधार के अंतर्गत सबसे बड़ी बहस होती है, सुरक्षा परिषद के कामकाज को लेकर होती है। आप सब जानते हैं ना, सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं। देखिए वहाँ पर चाइना, रशिया, अमेरिका और क्या, फ्रांस, ब्रिटेन शामिल है। तो इन सबको क्या की जाती है, इनके बनावट जो है, इसकी प्रक्रिया, इनके जो कामकाज हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की, उस पर क्या है, इन सबकी दबदबी चलती है, यानी इन सबका दबदबा चलता है। तो क्या किया जाता है, जो बनावट की सबसे और प्रक्रिया में सबसे पहले जो मांग की जाती है सुधार की, उसके अंतर्गत कहा जाता है कि इस क्या हो, जो सुरक्षा परिषद की कामकाज हो, इसको क्या किया जाए, सुधारा जाए। ठीक, जिसमें अस्थायी व अस्थायी सदस्यों की संख्या के बढ़ाने की मांग शामिल है, ताकि यह समकालीन विश्व राजनीति को बेहतर रूप से दर्शा सके। इसमें क्या करते हैं लोग ये मांग करते हैं, जो सुरक्षा परिषद है उसमें क्या किया जाए, जो अस्थायी सदस्य हैं, यानी कि जो ये 5 अस्थायी सदस्य हैं, इनके जगह कुछ नए सदस्य भी क्या किए जाए, जोड़े जाए, यानी कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या की जाए, बढ़ाई जाए, और इसी के साथ साथ जो अस्थायी सदस्य हैं, यानी कि जो टेम्पोररी मेंबर होते हैं, जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं, उनकी भी संख्या क्या की जाए, बढ़ाई जाए। ठीक, जिससे क्या हो, जो समकालीन विश्व है उसकी राजनीति का क्या हो, बेहतर रूप से इसमें क्या हो सके, प्रतिनिधित्व हो सके। सुरक्षा परिषद में एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका से अधिक देशों को शामिल करने की मांग उठ रही है, जबकि अमेरिका व पश्चिमी देश बजट और प्रशासन में सुधार चाहते हैं। जैसे कि कुछ देश क्या चाहते हैं कि एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका से जो देश हैं उनसे क्या किया जाए, इनमें अधिक देश शामिल किए जाएं, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद की सीट के मामले में एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका को क्या किया जाए, तजब्बूत दिया जाए, यानी कि इन सबको क्या किया जाए, प्रधानता दी जाए, इन सबको ज़्यादा क्या किया जाए, शामिल किया जाए। लेकिन कुछ देश वहीं पर जो पश्चिमी देश हैं, जैसे कि अमेरिका हो गया, वो सब क्या चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट और प्रशासन में सुधार हो। अमेरिका चाहता है कि हम भी ज़्यादा इसके क्या करते हैं, बजट में योगदान करते हैं, और इसके प्रशासन में भी क्या करते हैं, हम सबसे ज़्यादा योगदान करते हैं। तो इससे क्या हो, इसमें बजट इसके और इसके प्रशासन में सुधार किया जाए, इससे क्या हो, सबके ऊपर इसके बजट का भार पड़े। यानी कि एक लोग चाहते हैं, एक तरफ है लोग जो चाहते हैं कि क्या हो, संयुक्त राष्ट्र संघ में एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका वाले देशों को शामिल किया जाए, और दूसरी तरफ जो पश्चिमी देश हैं क्या चाहते हैं कि बजट और प्रशासन में क्या किया जाए, सुधार किया जाए। ठीक, कुछ देश और विशेषज्ञ चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ शांति और सुरक्षा मिशनों में अधिक सक्रिय भूमिका निभाए।
कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो क्या करे, वो शांति वांति स्थापित करने में और सुरक्षा मिशनों में क्या करे, अधिक सक्रिय भूमिका निभाए। लेकिन वहीं अन्य क्या चाहते हैं कि यह संगठन केवल विकास और मानवाधिकार कार्यों तक सीमित रहे, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और मानवाधिकार और सामाजिक न्याय। और वहीं कुछ लोग यह चाहते हैं कि जो ये संगठन है क्या करे, ये शांति वांति के ज्यादा मतलब शांति वांति के क्षेत्र में ज्यादा ये सब हस्तक्षेप ना करे, क्या करे, सिर्फ विकास के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करे। कैसे विकास के कार्य, जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, पर्यावरण के मामले हो गए, या मानवाधिकार या सामाजिक न्याय हो गया, इन सब पर क्या करे संयुक्त राष्ट्र संघ अपना ध्यान केंद्रित करे। ठीक, देखिए दोस्तों, 1991 के बाद क्या हुआ, विश्व में कुछ परिवर्तन आए, यानी कि विश्व राजनीति में कुछ परिवर्तन आए। वो परिवर्तन क्या थे, जैसे हम सभी जानते हैं ना कि 1991 से पहले सोवियत संघ और अमेरिका में क्या चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था। यानी कि 1947 से लेकर 1991 तक सोवियत संघ और यूएसएसआर में क्या चला, शीत युद्ध चला। लेकिन 1991 में क्या होता है, सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, इससे शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है। और क्या होता है, अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में क्या होता है, उभरता है। और यूएसएसआर क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है उस समय। क्यों, क्योंकि इसका क्या होता है, विघटन हो जाता है। और दूसरी बात तो ये 1991 के बाद हम देखते हैं कुछ नए देश क्या होते हैं, यूएन में शामिल होते हैं। यूएन मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ। जैसे कि जो देश पूर्व यूएसएसआर में शामिल थे, पूर्वी यूरोप के, जैसे कि एस्टोनिया, लुथानिया, ये सब क्या होते हैं, ये सब जाके फिर कहाँ शामिल होते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यता ग्रहण करते हैं। और इस समय में भी देखते हैं कि जो एशिया है उसकी क्या होती है, अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित दर से क्या होती है, बढ़ती है। तो इसे यही सब कुछ परिवर्तन थे जो 1991 के बाद विश्व राजनीति में घटित हुए। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि इसके परिवर्तनों का क्या प्रभाव संयुक्त राष्ट्र संघ पर पड़ा। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में विश्व युद्ध के तुरंत बाद हुई थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं ना, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी स्थापना कब हुई थी, जब विश्व युद्ध खत्म हुआ 1945 में, उसी के जस्ट बाद क्या हुई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, जो उस समय की वैश्विक राजनीति की सच्चाई पर आधारित थी। यानी कि जो उसमें वैश्विक राजनीति की सच्चाई थी, यानी कि जो जो देश उसमें मतलब ताकतवर थे, वही सच्चाई क्या थी, इसके मतलब संगठन में भी दिख रही थी। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भी वही दिख रही थी। यानी कि जो जो देश वैश्विक राजनीति में शक्तिशाली थे, वही वही देश संयुक्त राष्ट्र संघ में भी क्या थे, शक्तिशाली थे। शीत युद्ध के बाद ये सच्चाइयां बदल गई। यानी कि जो शीत युद्ध था उसके बाद क्या हुआ, जो ये सच्चाइयां थी शीत युद्ध से पहले की, वो सब क्या हुई, बदल गई। इसमें कौन कौन से परिवर्तन आए, देखिए, सोवियत संघ बिखर गया। यानी कि शीत युद्ध के बाद जो सोवियत संघ था वो बिखर गया। यानी कि शीत युद्ध के बाद जो सोवियत संघ था, वो जो बहुत विशाल महाशक्ति था, उसका क्या हो गया, पतन हो गया। और वो अमेरिका सबसे ज्यादा ताकतवर देश बन गया। सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राज्य रूस और अमेरिका के बीच अब संबंध कहीं ज्यादा सहयोगात्मक हो गए। यानी कि शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ और अमेरिका के बीच क्या था, जो संबंध था बहुत ज्यादा कैसे थे, नकारात्मक थे। लेकिन क्या हुआ, जब शीत युद्ध समाप्त हुआ और जो उसका उत्तराधिकारी राज्य था सोवियत संघ था, रूस, वो क्या हुआ, अमेरिका के साथ कैसे संबंध बनाए, सहयोगात्मक संबंध बनाए। एशिया की अर्थव्यवस्था भी अप्रत्याशित दर से इसमें क्या हुई, बढ़ रही थी। यानी कि ये सब क्या परिवर्तन जो थे 1991 के बाद ये सब परिवर्तन घटित हो रहे थे। और इसी समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कई नए देश शामिल हुए, जो कि सोवियत संघ या पूर्व यूरोप के पूर्व साम्यवादी देश थे। यानी कि जो सोवियत संघ विघटित हुआ तो उसके कुछ देश जो थे यहाँ से टूट कर क्या हो गए, यूएन में शामिल हुए। तो इसी को हम सब क्या बोलते हैं, पूर्वी यूरोप के देश बोलते हैं। ठीक, और ये सब कैसे देश थे, साम्यवादी देश थे। यानी कि ये सब कैसे थे, कम्युनिस्ट देश थे, जो कि यूएसएसआर में सम्मिलित थे। विश्व के सामने चुनौतियों की पूरी नई कड़ी मौजूद है। यानी कि अब क्या हुआ, 1991 के बाद विश्व में जो चुनौतियां थी, जो पहले हम सब सिर्फ युद्ध पर अपना ध्यान केंद्रित करते थे, एक दूसरे के देशों के बीच में तनाव या गृह युद्ध, इन सब चीजों पर जो अपना ध्यान केंद्रित करते थे, लेकिन 1991 के बाद इन सब चीजों से हमने अपना ध्यान हटाकर अधिक ध्यान किस पर केंद्रित करने लगे, पर्यावरण सुरक्षा पर, मानवाधिकार पर, लोकतंत्र की स्थापना पर। यानी कि क्या हुआ, विश्व के सामने चुनौतियों की एक नई श्रृंखला क्या हुई 1991 के बाद स्थापित हुई। ठीक, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद यह सवाल उठा कि क्या संयुक्त राष्ट्र प्राप्त और सक्षम है। यानी कि जो शीत युद्ध समाप्त हुआ जब, तो देश ये सोचने लगे, जो इसके सदस्य देश थे संयुक्त राष्ट्र संघ के, कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है
क्या वो विश्व राजनीति के लिए पर्याप्त और सक्षम है? इसके सुधारों को लेकर सदस्य देश पिछले 15 सालों से समाधान तलाश रहे हैं। यानी कि इसमें क्या-क्या सुधार किए जाएँ कि वैश्विक राजनीति के अनुसार मतलब सक्षम और पर्याप्त हो जाए। इसके सदस्य देश जो हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के पिछले 15 साल से क्या कर रहे हैं, इसके समाधान को क्या कर रहे हैं, तलाश रहे हैं। देखिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इसमें शीत युद्ध की समाप्ति 1989 से लिखी गई है। तो मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ जो 1989 था, उसी समय से क्या हुआ, शीत युद्ध का धीरे-धीरे विघटन चालू हो गया था। लेकिन 1991 में क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ का पूर्ण रूप से क्या हो गया था, विघटन हो गया था। तो आप यहाँ पर जान जाइएगा कि जो मूल डेट है संयुक्त राष्ट्र यूएसएसआर के पतन की, वो कौन सी है, 1991, और उसकी समाप्ति कब से चालू हुई थी, 1989 से। ठीक, देखिए प्रक्रियाओं और ढांचों में सुधार, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रक्रियाओं और ढांचों में सुधार की मांगे उठती हैं, अब उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए सन 1992 से संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। यानी कि सन 1992 था, उसमें क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो जनरल असेंबली होती है, जिसे हिंदी में आम सभा कहते हैं, उसमें एक प्रस्ताव को क्या किया गया, सभी देशों ने स्वीकृत किया। यह प्रस्ताव क्या किया, 3 शिकायतों को दर्ज किया। प्रस्ताव में 3 प्रमुख शिकायतों का जिक्र था, जो इस प्रकार है। सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करती। यानी कि जो प्रस्ताव था, इसमें पहला जो प्रश्न था, यानी कि जो पहली शिकायत थी वो ये थी कि जो सुरक्षा परिषद है वो राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करती है। और दूसरा इसमें जो शिकायत थी वो ये थी, इसके फैसले पर पश्चिमी मूल्य और हितों की छाप होती है और इन फैसलों पर चंद देशों का दबदबा होता है। यानी कि जो दूसरी इसकी शिकायत थी ये थी, जो पश्चिमी देश होते हैं क्या करते हैं, इसके जो फैसले होते हैं उस पर अपना दबदबा रखते हैं। यानी कि इसके फैसलों को क्या करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के पश्चिमी देश प्रभावित करते हैं और इसके फैसलों से सिर्फ चंद देशों को क्या होता है, लाभ होता है। सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है। यानी कि जो तीसरा शिकायत थी वो ये थी कि जो सुरक्षा परिषद है उसमें सभी देशों को क्या है, बराबर का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव की इन बढ़ती हुई मांगों के मद्देनजर 1 जनवरी 1967 को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्ना ने जांच शुरू करवाई कि सुधार कैसे किए जाएं। जब लोग की मांग उठने लगे और लोग शिकायत करने लगे कि क्या हुआ, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें बराबर का लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है और जो इसके फैसले होते हैं पश्चिमी देशों के पक्ष में होते हैं और इसमें क्या होता है, जो गैर पश्चिमी देश होते हैं उनकी अनदेखी होती है। तो जिसके महासचिव थे उस समय के, कौन थे, कोफी अन्ना, उन्होंने क्या किया, 1 जनवरी 1967 को क्या किया, 1 जनवरी 1997 को क्या किया, एक सुधार प्रक्रिया यानी कि जांच शुरू करवाई, जिसमें क्या किया जाए, यह पता किया जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार कैसे किए जाएं। तो आप सब याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ में जांच कब शुरू हुई थी सुधार प्रक्रिया को लेकर, तो वो डेट थी 1 जनवरी 1997। ठीक, और किसने चालू करवाई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जो समय के थे कोफी अन्ना। आप इनकी इमेज यहाँ पर देख सकते हैं, ये हैं, ये कोफी अन्ना है जिसको यहाँ पर मैंने लगा रखा है। ठीक, अब देखिए इसके बाद के सालों में सुरक्षा परिषद और अस्थायी सदस्यों के लिए निम्नलिखित मानदंड सुझाए गए। यानी कि जो इसके बाद के साल थे उसमें क्या हुआ, जांच में रिपोर्ट में यह आया कि जो इनके सदस्य बनना चाहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, उसमें क्या होना चाहिए, यानी कि जो अस्थायी और अस्थायी सदस्य बनना चाहते हैं उनके लिए कुछ ऐसे मानदंड हैं जिनको क्या करना चाहिए, उनको पूरा करना चाहिए। जैसे पहले मानदंड क्या था, आबादी के दृष्टिकोण से बड़ा राष्ट्र, यानी कि जो देश सुरक्षा परिषद में अस्थायी या अस्थायी सदस्यता चाहता है वो क्या हो, आबादी की दृष्टि से एक बड़ा राष्ट्र हो और उसमें स्थिर लोकतंत्र और मानवाधिकार के प्रति निष्ठा हो। यानी कि वहाँ पर डेमोक्रेसी हो और मानवाधिकार की वहाँ पर क्या की जाए, वहाँ पर रक्षा की जाए और उसके प्रति निष्ठा रखते हो। ठीक, उभरती हुई आर्थिक ताकत हो, यानी कि ऐसा कोई देश नहीं है जो दिवालिया हो चुका है या एकदम विघटन के कगार पर है। ऐसे देश को सुरक्षा परिषद की अस्थायी और अस्थायी सदस्यता नहीं दी जा सकती है। एक ऐसे देश को अस्थायी सदस्यता या अस्थायी सदस्यता दी जाएगी जो क्या हो, आर्थिक रूप से उभरती हुई ताकत हो, जैसे कि इंडिया है इस समय। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में लगातार योगदान हो, यानी कि जो देश संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या करता हो, लगातार योगदान करता आया हो। और दूसरा, शांति बहाली में जिसका योगदान हो, यानी कि जिस देश ने क्या किया हो, अनेक देशों में जब अशांति फैली हो तो उसमें शांति की बहाली करने में क्या किया हो, योगदान दिया हो। ऐसा देश जो लोकतांत्रिक और मानवाधिकारों का सम्मान करता हो, यानी कि ऐसा देश जो लोकतंत्र और मानवाधिकार का क्या करता हो, सम्मान करता हो। ऐसा देश जो अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधता की नुमाइंदगी करता हो। यानी कि एक ऐसा देश हो जो क्या करे, जो विश्व की विविधता है भौगोलिक रूप से, अर्थव्यवस्था या सांस्कृतिक लिहाज से, उसकी क्या करे, नुमाइंदगी करे। यानी कि एक
अच्छा सा देश जिसमें क्या हो, ढेर सारी विविधता हो। वो उसके ऐसे जो देश हैं जो इन सब मानदंडों को पूरी करते हैं, वो सब क्या कर सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की अस्थायी सदस्यता के लिए कह सकते होते हैं, पात्र होते हैं। ठीक, और भारत इन सभी शर्तों को क्या करता है, पूरा करता है। यानी कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, आबादी के लिहाजे से भी बड़ा देश है, और इसमें लोकतंत्र के प्रति लोग निष्ठा रखते हैं। और आप सब जानते ही ना, इसका भूगोल और अर्थव्यवस्था और संस्कृति सब क्या है, विविधता से भरपूर है। और सब आप सब ये भी जानते हो कि भारत ने बहुत बारी क्या किया है, पीस कीपिंग फोर्स यानी कि जो शांति बहाली के लिए फोर्स इस्तेमाल की जाती है, उसमें अपना बढ़ चढ़ के योगदान किया है। तो यानी कि भारत क्या हो सकता है, अस्थायी और अस्थायी सदस्य के लिए पात्र हो सकता है। ठीक, कोई देश भले ही सुरक्षा परिषद की सदस्यता न चाहता हो, फिर भी वह इन मानदंडों पर सवाल उठा सकता है। यानी कि अगर कोई देश नहीं भी चाहता है कि वो अस्थायी सुरक्षा परिषद में उसे सदस्यता मिले अस्थायी, लेकिन तब भी वो क्या कर सकता है, जो ये मानदंड जो उसके द्वारा सुझाए गए हैं जनरल असेंबली द्वारा, या जो जांच प्रक्रिया के द्वारा मानदंड दिए गए हैं सदस्यता के लिए, उस पर सवाल खड़े कर सकता है। क्यों सवाल खड़े कर सकता है, क्योंकि इसमें ये नहीं बताया गया है ना कि शांति बहाली में देश कितना योगदान करे, या लोकतंत्र, या जो देश आर्थिक रूप से मतलब ताकतवर हो, कितना ताकतवर हो, या आर्थिक रूप से वह कितना समृद्धशाली हो, या देश कितना बड़ा हो, इन सब चीज़ों का उसमें विवरण नहीं दिया गया है। बस इतना कहा गया है बड़ा हो। अब ये तय करना भी तो जरूरी है ना, कितना बड़ा हो और देश की आबादी कितनी हो। जैसे इतना कह देना भर थोड़ी ना काफ़ी है कि देश की आबादी बड़ी हो। ठीक, तो इसीलिए क्या होता है, इन जो मानदंड सुझाए गए हैं उन पे क्या किए जाते हैं, सवाल खड़े किए जाते हैं कि सदस्यता के लिए कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था, सैन्य ताकत या संयुक्त राष्ट्र संघ में बजट में कितना योगदान आवश्यक है। यानी लोग ये सवाल खड़े करते हैं कि जो अगर किसी व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या चाहिए, सदस्यता चाहिए, तो उसको कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, और उसे सैन्य ताकत कितनी बड़ी होनी चाहिए, और संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में उसका कितना योगदान क्या होना चाहिए। ठीक, अब देखिए, अब एक संबंधित मुद्दा सुरक्षा परिषद की सदस्यता की प्रकृति बदलना का था। यानी कि जो सुरक्षा परिषद की सदस्यता की प्रकृति थी, उसमें उन सबको क्या हुआ है, जितने भी देश उसके अस्थायी सदस्य हैं, उसको क्या हुआ है, सिर्फ 2 सालों के लिए रखा गया है। लेकिन जितने भी उसके सदस्य अस्थायी हैं, उनको क्या हुआ है, उनको अस्थायी रूप में हमेशा के लिए रखा गया है। और उनके पास एक शक्ति है वीटो की। अब वीटो क्या होता है, इसे आप आगे देखेंगे। कई देशों का मानना था कि अस्थायी सदस्यों को मिले वीटो अधिकार लोकतंत्र और समानता की भावना के विपरीत है, इसीलिए इसे खत्म किया जाना चाहिए। जो कई देश मानते हैं कि जो ये वीटो का अधिकार मिला है अस्थायी देशों को, जो 5 अस्थायी देश हैं जिनको वीटो का अधिकार दिया गया है, ये क्या है, लोकतंत्र और समानता की भावना के क्या है, विपरीत है। इसीलिए इसे क्या किया कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। ठीक, यानी कि वीटो को कुछ देश क्या चाहते हैं, खत्म कर दिया जाए। अब वीटो क्या होता है, जैसे वीटो का मतलब ये होता है, वीटो को हिंदी में कहते हैं निषेधात्मक अधिकार। ठीक, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कोई भी फैसला पारित हुआ, अब उस फैसले में अगर कोई एक देश भी क्या कर देगी, अपनी असहमति जता देगा, तो क्या होगा, वो फैसला रद्द हो जाएगा। चाहे भले ही सारे के सारे देश एक तरफ हो, उसके पक्ष में हो, लेकिन अगर उसका एक देश भी वीटो कर देता है उस फैसले पर, तो क्या होगा, वो फैसला तुरंत के तुरंत क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। इसी को बोलते हैं वीटो पावर। और वीटो पावर सिर्फ 5 देशों को मिली हुई है, जो क्या है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के क्या है, अस्थायी सदस्य हैं। देखिए, सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं और उनकी विशेषता क्या है, इसको जान लेते हैं। 5 अस्थायी सदस्यों को मुख्य फायदा था कि सुरक्षा परिषद में उनकी सदस्यता अस्थायी होगी और उन्हें वीटो का अधिकार होगा। यानी कि जो 5 सदस्य हैं अस्थायी, ठीक, उनको पहला फायदा तो ये था कि उनकी क्या होगी, जो सुरक्षा परिषद में सदस्यता होगी वो क्या होगी, अस्थायी होगी। यानी कि वो परमानेंट, यानी कि वो हमेशा अस्थायी सदस्य बने रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो 2 साल बाद आएंगे या 3 साल बाद आएंगे और चले जाएंगे। वो क्या करेंगे, वो हमेशा के लिए क्या बने रहेंगे, अस्थायी सदस्य बने रहेंगे। और उन्हें क्या होगा, वीटो अधिकार होगा। वीटो अधिकार बता दिया मैंने ना, यानी कि किसी भी फैसलों को रद्द करने का क्या होगा, उनको अधिकार होगा। वो 5 देश कौन कौन से, मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। देखिए, इसमें अमेरिका शामिल है, फ्रांस शामिल है, ब्रिटेन शामिल है, और क्या कौन सा देश शामिल है, यूएसएसआर शामिल है, जिसको हम आज के ज़माने में, आज के युग में क्या बोलते हैं, रशिया बोलते हैं, और चाइना शामिल है। इन सब देशों को क्या है, विशेषाधिकार प्राप्त है, किसका, वीटो का। और ये सब अस्थायी सदस्य हैं, किसके, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। ठीक, अब देखिए, जो अस्थायी सदस्य हैं उनकी विशेषता क्या है और वो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। जो अस्थायी सदस्य हैं वो 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, और इस अवधि के बाद उनकी जगह नए सदस्यों का चयन होता है। यानी कि जो 10 अस्थायी सदस्य हैं वो सुरक्षा परिषद में सिर्फ 2 सालों के लिए चुने जाते हैं। 2 साल पूरा होने के बाद क्या होता है, उनको हटा दिया जाता है, और उनकी जगह क्या किया जाता है, नए देशों का क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। जो अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में, वो क्या होते हैं, वो 2 साल के बाद
क्या होता है, उनका पुनः चयन नहीं किया जा सकता है। यानी कि अगर वो एक बार चुन लिए गए हैं तो अगले 2 साल के लिए क्या होंगे, नहीं चुने जा सकते हैं। क्यों ऐसा इसलिए किया जाता है, क्योंकि जिससे क्या हो, सभी देशों को सुरक्षा परिषद में आस्थायी सदस्य बनने का मौका मिल सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, एक ही देश को अधिक बार भी मौका मिल जाएगा और अन्य देशों को क्या होगा, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य बनने का मौका नहीं मिल पाएगा। इसीलिए इस प्रावधान को लाया गया है, जिससे क्या हो सके, सभी महादेशों का संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। तो देखिए अब इसी को पढ़ लेते हैं। अस्थायी सदस्य को 2 साल के कार्यकाल के तुरंत बाद नहीं चुना जा सकता है। यानी कि अगर अस्थायी सदस्य का कार्यकाल समाप्त हुआ है तो उसको तुरंत बाद हम पुनः नहीं चुन सकते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उनका चयन इस तरह किया जाता है कि सभी महादेशों का संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। अगर हम ऐसा उनका चयन नहीं करेंगे तो जो संतुलित प्रतिनिधित्व है सभी महादेशों का, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका, इन सब का तो संतुलित प्रतिनिधित्व नहीं सुनिश्चित हो पाएगा। किसमें, सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता में। और जो अस्थायी सदस्य है ना, इनको वीटो का अधिकार नहीं है। यानी कि जो सिर्फ अस्थायी सदस्य हैं उनको ही वीटो का अधिकार है। जो अस्थायी सदस्य 2 साल के लिए चुने जाते हैं, इनको वीटो का अधिकार नहीं है। ठीक, सुरक्षा परिषद के प्रत्येक अस्थायी सदस्य के पास एक वोट होता है। यानी कि जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य होते हैं उनके पास क्या होता है, एक वोट होता है। ठीक, कितने वोट होते हैं, एक वोट होते हैं। ठीक, लेकिन कोई भी अस्थायी सदस्य वीटो का प्रयोग कर फैसले को रोक सकता है, चाहे बाकी सभी सदस्य उसके पक्ष में हो। यानी कि जो कोई भी अस्थायी सदस्य होता है 5 देशों में से, वो क्या कर सकता है, वीटो का प्रयोग करके किसी भी फैसलों को रोक सकता है, भले ही सभी बाकी जो देश हैं उसके क्या हो, उस फैसले के पक्ष में हो। लेकिन अगर एक देश नहीं चाहता है कि उस फैसलों को क्या किया जाए, लागू किया जाए, तो वीटो लगा करके उस फैसलों को क्या करता है, रोक सकता है। ठीक, अब देखिए वीटो हटाने की कोशिश हुई, लेकिन क्या हुआ, पर अस्थायी सदस्य इसके पक्ष में नहीं है। यानी कि कई बार कोशिश की गई कि क्या हो, जो वीटो पावर है उसे क्या किया जाए, हटा दिया जाए, लेकिन जो अस्थायी सदस्य हैं इसके पक्ष में नहीं है कि वीटो हटाया जाए। और वीटो के बिना अस्थायी सदस्य संगठन से अलग होकर अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। और जब वीटो हटा ही दिया जाएगा तो अस्थायी सदस्य जो है इसमें रहेंगे ही क्यों, वो अपनी मर्जी से तब काम करने लगेंगे और जो यूएन है उससे क्या होंगे, अपने आप को अलग कर लेंगे और अपने मन मर्जी का काम करने लगेंगे। इसीलिए क्या होता है, वीटो जो है इन सबको इसमें शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसको, जो अस्थायी सदस्य हैं। ठीक, अस्थायी सदस्य में कौन कौन से 5 देश हैं उनको आप एक बार कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी विषय के बारे में और पढ़ना चाहते हैं हमारे चैनल पे, जैसे अर्थशास्त्र हो गया, समाजशास्त्र, इतिहास और राजनीतिक विज्ञान, तो उन सब की वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप वहाँ पर जाकर उन सभी को देख सकते हैं और क्या कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। क्योंकि उन सबको भी आप बताइए कि देखिए कोई एक ऐसा चैनल है जो इतनी मेहनत से पूरे मैप के साथ, पूरे अच्छे इमेज के साथ और जो इम्पोर्टेंट बॉक्स होते हैं एनसीईआरटी के साथ, उसके साथ इतने अच्छे से पढ़ा रहा है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने को कहिए। ठीक दोस्त, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अस्थायी सदस्यता वाले देशों ने कितनी बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। वीटो पावर का इस्तेमाल है ना, सबसे ज्यादा किसने किया है, आप इसे याद रखिएगा, रूस ने, जिसे हम सोवियत संघ के रूप में पहले जानते थे, उसने क्या किया, सबसे ज्यादा क्या किया है, वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। देखिए रूस, जो सोवियत संघ है यानी कि इसको हम अब रूस के रूप में जानते हैं, उसने 135 बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। अमेरिका ने कितनी बार किया है, 84 बार किया है। और ब्रिटेन ने कितनी बार किया है, 32 बार किया है। फ्रांस ने कितनी बार किया है, 18 बार। और चीन ने कितनी बार किया गया है, 11 बार किया है। यानी कि वीटो का जो सबसे ज्यादा बार प्रयोग किया है किसने किया है, सोवियत संघ ने किया है, जिसको हम रसिया के रूप में अब इस समय जानते हैं। और जो सबसे कम बार वीटो का प्रयोग किया है वो कौन सा देश है, चीन। इसने कितनी बार किया है, 11 बार किया है। ठीक, तो इन दोनों को आप जरूर याद कर लीजिएगा, और चाहे आप इन सबको याद करें या ना याद करें, लेकिन इन दोनों के बारे में जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। ठीक, अब देखिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके न्यायाधिकार में जो मुद्दे आते हैं उस पर क्या की गई है, समीक्षा की गई है कि इसमें क्या हो, इसमें कुछ बदलाव किए जाएं। तो इसी के बारे में थोड़ा हम जानकारी और हासिल कर लेते हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की 60वीं वर्षगांठ पर, यानी कि 2005 में जब इसकी 7वीं वर्षगांठ मनाई गई, तो क्या हुआ, सभी सदस्य देश के प्रमुख एकत्रित हुए, यानी कि उसके जो सभी सदस्य देश थे उनके प्रमुख क्या हुए, एक जगह एकत्रित हुए। ठीक, आप सभी जानते हैं ना कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्षगांठ थी 60वीं, कब मनाई गई थी, सन 2005 में। तो आप इसे नोट कर लीजिए, परीक्षा में आ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्षगांठ जो 60वीं थी वो कब मनाई गई। ठीक, जब ये 60वीं वर्षगांठ मनाई गई संयुक्त राष्ट्र संघ की, जो सभी सदस्य देश थे इसके और इसके जो प्रमुख थे वो क्या हुए, एक जगह एकत्रित हुए। ठीक, किस लिए इकट्ठा हुए, उन्होंने क्या किया, इस अवसर पर मौजूदा परिस्थितियों की समीक्षा की, यानी कि जो विश्व की मौजूदा परिस्थिति थी उस अवसर पर उन्होंने क्या की, सन 2005 में उसकी समीक्षा की। इस बैठक
में शामिल नेताओं ने बदलते हुए परिवेश में संयुक्त राष्ट्र संघ को ज्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने का फैसला किया। जो पहला कदम उठाया गया वो ये था कि शांति संस्थापक आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया। और दूसरा कदम ये उठाया गया कि यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचार से बचाने में असफल हो जाए तो विश्व बिरादरी इसका दायित्व ले, और इस बात की स्वीकृति वहां पर क्या हुई, 2005 में हुई। यानी कि जो अगर कोई देश है उसमें अत्याचार हो रहा है और वो अपने नागरिकों को क्या कर पा रहा है, अत्याचार से बचा नहीं पा रहा है, तो विश्व बिरादरी यानी कि अन्य देशों को क्या करना चाहिए, इस बात का दायित्व रखना चाहिए कि जो उस देश में अत्याचार हो रहा है नागरिकों पर, उससे क्या किया जाए, उनको बचाया जाए। और मानवाधिकार परिषद की स्थापना की गई, यानी कि इसके तहत क्या किया गया, मानवाधिकार परिषद की स्थापना की गई। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2006 में 19 जून को। ठीक, यानी कि 2006 में 19 जून से क्या हुआ, मानवाधिकार क्या हो गया, सक्रिय हो गया। आप मानवाधिकार के यहाँ पर लोगो देख सकते हैं। लोगो मतलब क्या होता है हिंदी में, प्रतीक चिन्ह। सहस्ताब्दी विकास लक्ष्य को प्राप्त करने पर सहमति, यानी कि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, जिसको हम हिंदी में सहस्ताब्दी विकास लक्ष्य बोलते हैं, उसको प्राप्त करने पर क्या हुई, सहमति जताई गई। कब जताई गई, 2005 में। हर रूप से आतंकवाद को निंदा, यानी कि जो हर रूप से क्या की गई, आतंकवाद की निंदा की गई। यानी कि आतंकवाद जो है उसको इस रूप में नहीं देखा जा सकता है कि आतंकवाद बुरा है या अच्छा है। यानी कि आतंकवाद क्या है, सिर्फ बुरा ही है, उसको अच्छे की कैटेगरी में न रखा जाए। इसीलिए क्या किया गया, सन 2005 में आतंकवाद के हर एक रूप को क्या किया गया, निंदा की गई। और एक लोकतांत्रिक कोष का गठन किया गया। ठीक, यानी कि एक लोकतांत्रिक कोष बनाया गया। अब लोकतांत्रिक कोष क्या करता है, ये मैं आपको बता देता हूँ कब बना था। ये तो एनसीईआरटी में दे नहीं रखा, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। लोकतांत्रिक कोष सन 2005 में बना था, और ये मतलब ये अलग अलग देशों में क्या करता है, लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना में मदद करता है, और एक कानून का शासन हर एक देश में हो, इसी को सुनिश्चित करता है लोकतांत्रिक कोष। ठीक, और उसके बाद तीसरा कदम क्या उठाने का सोचा गया, ये सोचा गया कि ट्रस्टीशिप काउंसिल यानी कि न्यायता परिषद को क्या किया जाए, समाप्त कर दिया जाए। यानी कि जो ट्रस्टीशिप काउंसिल थी, जैसे कि हम सब जानते हैं ना, ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या थी, ये एक अंग था यूएन का, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग था, जो क्या करता था, जो देश आज़ाद होते थे मतलब गुलामी से, उनमें लोकतंत्र को स्थापित करने में या उनमें अन्य सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए क्या करता था, या प्रयास करता था। तो अब आप सब जान जाते हैं कि 2005 था, उसके बाद तो कोई देश ऐसा था ही नहीं जो गुलाम था, तो इसका क्या ही काम था इस ट्रस्टीशिप काउंसिल का। तो इसे क्या कर दिया गया, 2005 के बाद क्या क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया न्यायता परिषद को। ठीक, यानी कि जो इतने कदम थे 2005 में 60वीं वर्षगांठ के रूप में क्या किए गए, प्रस्तावित किए गए। देखिए, अब हम जान लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सुधारों की मांग उठती है, उसमें भारत का क्या पक्ष है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत। ठीक, अब देखते हैं ये जो भारत है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव के मसले को कई आधार पर समर्थन दिया है। यानी कि जो समय समय पर मांग उठती है कि क्या किया जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव किया जाए, भारत क्या करता है, उस मांग का समर्थन करता है। ठीक, भारत का तर्क है कि परिषद का विस्तार करने पर वह ज्यादा प्रतिनिधित्व मूलक होगी। यानी कि अगर हम परिषद में क्या करेंगे, सदस्यता का विस्तार करेंगे, तो उसमें क्या होगा, ज्यादा देश शामिल हो सकेंगे, जिससे क्या होगी, वो ज्यादा प्रतिनिधित्व मूलक होगी। ठीक, और उसे विश्व बिरादरी का ज्यादा समर्थन मिलेगा। और यानी कि जो विश्व बिरादरी है, यानी कि विश्व के जो अलग अलग देश हैं, उसे क्या करेंगे, ज्यादा समर्थन करेंगे। ठीक, यहाँ पर मैंने ज्यादा लिख दिया, यहाँ पर ज्यादा होना चाहिए। ठीक, संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, उसमें सिर्फ एक ही बार सुधार हुआ था। वो कब हुआ था, वो 1965 में हुआ था। ठीक, और इसमें क्या सुधार किया गया था, जो सदस्य संख्या थी अस्थायी, इसको कितना कर दिया गया था, 11 से बढ़ाकर 15 कर दिया गया था। उसके बाद से संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई सुधार नहीं हुआ, लेकिन इस सुधार में भी उसके अस्थायी जो सदस्य थे उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। यानी कि जो अस्थायी सदस्य थे उनकी सदस्यता क्या थी, स्थिर रही, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। बस क्या बदलाव किया गया, उसके जो अस्थायी सदस्य थे उनकी संख्या 11 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 15 कर दी गई। भारत बिना सुरक्षा परिषद में क्या चाहता है, अस्थायी सदस्यता के लिए एक दावेदार के रूप में अपने आप को पेश करता है। ठीक, अब देखिए, भारत सुरक्षा परिषद के अस्थायी और अस्थायी सदस्यों दोनों ही तरह के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी का समर्थन करता है। यानी जो भारत है ना, वो चाहता है कि जो सुरक्षा परिषद है उसमें अस्थायी सदस्य और जो अस्थायी सदस्य है, यानी दोनों सदस्यों की संख्या क्या की जाए, बढ़ाई जाए। और भारत खुद भी पुनर्गठित सुरक्षा परिषद में एक अस्थायी सदस्य बनना चाहता है। यानी भारत भी क्या चाहता है कि उसे क्या हो, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता मिले। ठीक,
जो भारत है अपनी सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए कुछ आधार प्रस्तुत करता है, यानी कि भारत का कुछ तर्क है जो वो देता है अस्थायी सदस्य बनने के लिए। उसको हम एक बार देख लेते हैं। जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में भारत के दावेदारी के जो प्रमुख आधार हैं वो इस प्रकार हैं। ठीक, पहला तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, यानी जो भारत है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। इस आधार पे क्या करना चाहिए, भारत का मानना है उसे सुरक्षा परिषद में एक अस्थायी सदस्य के रूप में सदस्यता देनी चाहिए। और दूसरा, लोकतंत्र का अस्थायी होना और मानवाधिकारों का सम्मान, यानी कि भारत में क्या है, लोकतंत्र अस्थायी रूप से स्थापित है आज़ादी से लेकर अब तक, और भारत क्या करता है, मानवाधिकारों का सम्मान करता है। इसलिए क्या करना चाहिए, भारत को अस्थायी सदस्यता देनी चाहिए सुरक्षा परिषद में, ये भारत का मानना है। और यह तेजी से उभरती हुई एक आर्थिक अर्थव्यवस्था है, यानी कि एक तेजी से उभरती हुई एक अर्थव्यवस्था है, इसीलिए भी क्या करना चाहिए, इसे सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता देनी चाहिए। और दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में नियमित योगदान, यानी कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में शुरू से लेकर अभी तक नियमित रूप से क्या कर रहा है, योगदान करता आया हुआ है। और शांति स्थापित करने में भारत का योगदान, यानी कि जो भारत है, जो पीस कीपिंग फोर्स है, सुरक्षा स्थापित करने के लिए जो फोर्स इस्तेमाल की जाती है, उसमें क्या करता है, उसने अपना लगातार योगदान दिया है। तो इसलिए भी क्या करना चाहिए, उसे अस्थायी सदस्य बनाना चाहिए, किसका, सुरक्षा परिषद की टीम का। ठीक, सुरक्षा परिषद का। ठीक, ऐसा नहीं है कि भारत कहता है कि मुझे अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए और सभी देश क्या है उसके पक्ष में है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो देश है, कुछ ऐसे हैं जो भारत के अस्थायी सदस्यता का विरोध करते हैं। पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान के अलावा कुछ और देश ऐसे भी हैं जो भारत के अस्थायी सदस्यता का विरोध करते हैं। ठीक, अब उन्हीं के बारे में थोड़ा हम जानकारी हासिल कर लेते हैं। कुछ देश सुरक्षा परिषद में भारत को अस्थायी सदस्य बनाने का विरोध करते हैं। ठीक, केवल पाकिस्तान ही नहीं, कुछ अन्य देश भी भारत को वीटोधारी अस्थायी सदस्य बनाने से रोकना चाहते हैं। यानी कि कुछ ऐसे देश और है पाकिस्तान के अलावा जो चाहते हैं कि भारत को अस्थायी सदस्यता न मिले। ठीक, कुछ देश भारत के परमाणु हथियार और पाकिस्तान से तनावपूर्ण संबंधों को लेकर उसकी अस्थायी सदस्यता पर आपत्ति जताते हैं। यानी कि कुछ देशों का ये मानना है कि भारत के पास क्या है, पहली बात तो परमाणु हथियार है, और दूसरा उसका पाकिस्तान से क्या है, तनावपूर्ण संबंध है। तो अगर इसको क्या होगा, तो वीटो पावर मिल जाएगा, यानी कि अस्थायी सदस्यता मिल जाएगी सुरक्षा परिषद में, तो क्या करेगा, वो वीटो पावर का गलत उपयोग करेगा पाकिस्तान के साथ अपने मुद्दों को सुलझाने के लिए। तो इससे क्या है, कुछ देश क्या करते हैं, भारत की अस्थायी सदस्यता पर आपत्ति लगाते हैं। कुछ देश भारत को शामिल करने पर अन्य देशों जैसे ब्राजील, जर्मनी, जापान को भी सदस्यता की मांग बढ़ने के डर से इसका विरोध करते हैं। यानी कि कुछ देश ये मानते हैं कि अगर भारत को शामिल किया जाएगा तो कुछ ऐसे और देश हैं भारत की तरह जो आर्थिक रूप से ताकतवर हैं और जो उभरती हुई मतलब क्या है, अर्थव्यवस्था है, जो सैन्य रूप से मजबूत हैं, वो भी क्या करेंगे, अपने दावेदारी की क्या करेंगे, मांग बढ़ाएंगे। जैसे इन देशों में कौन कौन से देश शामिल है, जैसे कि ब्राजील, जर्मनी, जापान। यानी कि अगर भारत को शामिल किया जाएगा तो क्या होगा, ब्राजील वाले भी कहेंगे हमें शामिल करो, जापान वाले भी बोलेंगे हमें शामिल करो, और जो जर्मनी वाले हैं वो भी कहेंगे हमें क्या करो, अस्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में शामिल करो। इस आधार पर भी क्या किया जाता है, इसकी मांग का विरोध किया जाता है भारत की। ठीक, इस कारण से निकट भविष्य में भारत या किसी और देश का अस्थायी सदस्य बनना कठिन है। यानी कि इस वजह से क्या होता है, भारत और या कोई अन्य देश भी भविष्य में भी क्या कर सकता है, अस्थायी सदस्य बनने की उम्मीद नहीं रख सकता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम देखेंगे कि एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका है। जैसा कि हम सभी जानते हैं ना, 1991 के बाद विश्व एक ध्रुवीय हो गया है। तो अब इस एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की जो भूमिका है वो कैसी है, इसके बारे में हम सब इस वीडियो में क्या करेंगे, अब आगे जानेंगे। ठीक, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी प्रभुत्व के विरुद्ध संतुलनकारी भूमिका निभा सकता है। लोग ये सोचते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, क्या जो अमेरिका इस समय एक विश्व शक्ति के रूप में, एक ध्रुवीय विश्व के रूप में स्थापित हुआ है, उसके लिए क्या इस संतुलनकारी भूमिका निभा सकता है, क्या उसकी शक्तियों को संतुलित कर सकता है। अमेरिका की ताकत पर आसानी से अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। जो अमेरिका है उसकी ताकत पर क्या किया जा सकता है, आसानी से जो अंकुश नहीं लगा जा सकता है। अंकुश मतलब क्या होता है, रोक टोक। ठीक, यानी कि उसकी जो ताकत है इतनी बड़ी है कि उसको कोई संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था भी क्या कर सकती है, ज्यादा रोक नहीं सकती है। सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका एकमात्र महाशक्ति है जो अपने सैन्य और आर्थिक ताकत के बल पर संयुक्त राष्ट्र संघ की अनदेखी कर सकता है। यानी कि जब से सोवियत संघ का विघटन हुआ है तब से विश्व में कौन सी है, अमेरिका ही एक महाशक्ति के रूप में बची है। ठीक, और जो क्या करता है, अपने सैन्य और आर्थिक ताकत पर संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या कर सकता है, अनदेखी कर सकता है। ठीक, संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका का विशेष प्रभाव है क्योंकि वहाँ सबसे बड़ा आर्थिक योगदान करता है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ है
उसके बजट में अमेरिका क्या करता है, सबसे ज़्यादा क्या करता है, योगदान देता है। यानी कि जो सबसे बजट का सबसे बड़ा देश योगदान करता है वो कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए, संगठन अमेरिका की भूमि पर स्थित है और कई अधिकारी अमेरिकी हैं। यानी कि जो संगठन है उसकी भूमि यानी कि अमेरिका की भूमि पर क्या है, स्थित है। यानी कि जो इसके हेडक्वार्टर्स हैं, जैसे कि आप जानते होंगे जितने भी यूएन की एजेंसी है उनके हेडक्वार्टर होते हैं, तो ये सब अधिकतर कहाँ है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की भूमि पर हैं, अरे संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमि पर है। तो इससे क्या है, जो उसमें काम करने अधिकारी भी काम करने वाले अधिकारी भी क्या हैं, ज़्यादातर अमेरिकी ही हैं, यानी कि अमेरिका के निवासी हैं। तो इसकी वजह से भी क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका का क्या रहता है, दबदबा रहता है। वहीं वीटो का इस्तेमाल कर अपने हितों के खिलाफ प्रस्ताव को रोक सकता है, और अगर इसके खिलाफ कोई प्रस्ताव भी लाते हैं संयुक्त राष्ट्र के, तो क्या करेगा, ये वीटो को इस्तेमाल करके क्या करेगा, उस प्रस्ताव को रोक देगा। तो आप यहाँ इमेज पर यही देख सकते हैं, दर्शाया गया है कि ये आदमी है क्या है, ये अमेरिका को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है इस कार्टून के रूप में, ठीक। और इसमें क्या बताने की कोशिश की जा रही है, आप यहाँ पर देखेंगे लिखा है, अगर बाएं हाथ से बात नहीं समझोगे तो क्या लिखा गया है, तो दाएं हाथ से समझाई जाएगी। यानी कि कहना चाहता है कि अगर आप मेरी बात यूएन के माध्यम से मानना चाहो तो मान लो, नहीं तो हम क्या करेंगे, हम तो आपसे वार भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं एक बहुत बड़ी आर्थिक और मतलब सैन्य शक्ति है। तो इससे क्या होगा, कि किसी भी देश को बात समझाने के लिए क्या कर सकता है, तो यूएन का प्रयोग कर सकता है, तो उसके खिलाफ क्या कर देता है, वार डिक्लेयर कर देता है। वार मतलब युद्ध कर देता है, ठीक। तो इसी में इसको दिखाया गया है, ठीक। जो एक ध्रुवीय विश्व है उसमें जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो अमेरिका की ताकत को सीमित नहीं कर सकता है, लेकिन एक ध्रुवीय विश्व में विश्व संवाद बनाए रखने में उसकी अहम भूमिका है। संयुक्त राष्ट्र संघ है वो ही वह मंच है जहां अमेरिका की नीतियों की आलोचना और समाधान की कोशिश संभव है। यानी कि जो अमेरिका की नीतियां हैं उनका आलोचना और उनका समाधान सिर्फ एक ही मंच पे हो सकता है, वो है संयुक्त राष्ट्र संघ। और ऐसा कोई मंच नहीं है जहाँ पर क्या हो, अमेरिका की नीतियों की आलोचना की जा सके या उनकी नीतियों का कोई समाधान लाया जा सके। इसलिए भी क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत महत्वपूर्ण है। भले ही उसके ऊपर अंकुश नहीं रह सकता, लेकिन अमेरिका की क्या कर सकता है, आलोचना और उसके नीतियों का कुछ समाधान ढूंढ सकता है। इसीलिए क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ वर्तमान के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिका की शक्ति को सीमित करने का एकमात्र साधन है। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं होगा तो अमेरिका जैसे देश क्या करेंगे, विश्व राजनीति में अपनी मनमानी करेंगे, ठीक। संयुक्त राष्ट्र संघ में थोड़ी कमियां हैं, लेकिन इसके बिना दुनिया और बदहाल होगी। यानी कि संयुक्त राष्ट्र में थोड़ी बहुत कमियां तो हैं, लेकिन अगर ये नहीं होगा संयुक्त राष्ट्र संघ, तो क्या होगा, दुनिया इससे भी ज्यादा क्या होगी, बदहाल होगी, ठीक। इसी के साथ दोस्तों आपका ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आप हमारे चैनल पर और वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे कि इतिहास, अर्थशास्त्र या राजनीति विज्ञान या समाजशास्त्र से, तो आप जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर सभी सब्जेक्टों की हिंदी में प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप वहाँ पर जाकर सभी वीडियो को देखिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और जो आपके हिंदी मीडियम के साथी हैं उनके पास भी हमारे चैनल को शेयर करिए। दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ लो।